हेलो स्टूडेंट्स, मैं महामना निःशुल्क क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और डीडीए की जो सेकंड यूनिट है फर्स्ट की इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज आज से शुरू की जा रही है। आशा है आप इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ने के साथ डीडीए का एग्जाम तो क्रैक ही करेंगे, साथ ही साथ आपका जो दृष्टिकोण है, आपके जीवन जीने का तरीका है वो भी बदल जाएगा। क्योंकि आप अभी जैसे जो सेल्फिशनेस है मानव में, उस सेल्फिशनेस को छोड़ के आप जरूर जो है दूसरे जीवों के बीच बारे में भी सोचेंगे। ये पहले डीडीए एसओ में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जो है आजकल को देखकर जो है आजकल के लोगों का बिहेवियर देखकर जो है डिसाइड किया गया कि जरूर ही इन्वायरमेंट स्टडी के बारे में पढ़ाया जाए, जिससे वो नॉलेज ले सके और नॉलेज लेने के साथ साथ जो है इन सारे कॉन्सेप्ट को जो है अपने लैंडस्केपिंग जो हुई है आपके किसी भी पार्क की या किसी भी जगह की, उसमें इसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो आओ पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। कुछ छात्र ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने के इच्छुक थे, शायद आज उनकी इच्छा पूरी हो गई है, तो उन छात्रों के लिए जो है विशेष रूप से क्लास लाई गई है। हालांकि फ्लोरिकल्चर के क्विजेस जो हैं और टॉपिक्स हैं वो भी समांतर रूप से चलते रहेंगे, आप बिल्कुल निराश मत होइए। तो आओ हम जानते हैं इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंटल साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपके कोर्स कंटेंट को पहले देख लेते हैं क्या क्या कोर्स में है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज दिया है और उसके ब्रैकेट्स में कुछ टॉपिक दिए गए हैं। पहला है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता। जीवों में जो विविधता है उसके बारे में जानना और इसका कैसे हम कंजर्वेशन करेंगे या इसका संरक्षण कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है, जो आपको बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि जब आप एक पार्क में जाएंगे, जब किसी लैंडस्केप डिजाइन में जाएंगे, डीडीए के बहुत बहुत ऐसे जापानीज गार्डन हैं या संजय वन हो गए या संजय झील हो गई, तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। तो क्या हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व ना करके डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ये सारे डिसीजन आपको लेने हैं। तो आपको ये डिसीजन लेने हैं तो आपको जरूरी है कि इनके बारे में नॉलेज होना। खासकर फॉरेस्ट्री के जो लोग हैं इनसे पहले ही परिचित हैं और जानते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में भी आपको जानना है। जैसे जानते हो कि दिल्ली जो है हमारी जो राजधानी है, दिल्ली वो हमारी पॉल्यूशन की भी राजधानी है। जैसे ही जो है ठंड शुरू होने वाली होती, दीपावली आती है, उस समय यहाँ जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बढ़ जाता है। और बढ़ने के साथ एक ऐसा चैम्बर बन जाता है कि व्यक्ति जो है सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो 50-60 सिगार जो हैं आप पी जाएंगे एक दिन में, सिगार या सिगरेट दिल्ली एनसीआर में। आप कुछ पीते भी नहीं तब भी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो जो हमारी जीने की सुंदरता है, आर्टिकल 21 है, उसका भी एक प्रकार से हनन ही हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस सोच को कि हम आने वाली पीढ़ी हैं, दिल्ली को साफ और सुथरा बताएं और इसके साथ ही विश्व में जो है अपनी राजधानी को क्लीन और नीट करें, यह जिम्मेदारी हम पे ही है। तो आपको पॉल्यूशन भी पढ़ने हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में आपको आप पता होगा एयर पॉल्यूशन पढ़ना है, जो दिल्ली की बर्निंग समस्या है। बहुत सारी सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन एयर पॉल्यूशन जिसका तस बना हुआ है। चाहे पराली जलाना हो, चाहे पटाखे दगाना हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो रहा काम दिल्ली एनसीआर में, इसके लिए उत्तरदायी है छात्रों। इसके अलावा देखा जाए तो साउंड पॉल्यूशन भी एक बड़ी समस्या है दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में, और साउंड पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए इसके बारे में भी जानना है। आपको वाटर पॉल्यूशन भी पढ़ना होगा। जो भी दिल्ली के पास जो है नदी है, कौन सी नदी है? यमुना नदी है। और दिल्ली एनसीआर में और भी कई नदियां हैं जिसमें हिंडन नदी भी प्रमुख है। तो दिल्ली में जो मेनली है यमुना नदी है, यमुना का जो है सौंदर्यीकरण हो रहा है, और सौंदर्यीकरण होने के साथ साथ जो है डीडीएस पे निरंतर प्रयासरत है कि यमुना जो है सौंदर्यीकरण हो जाए। जो भी ओ जोन है, यमुना का जोन है, उसे जो है बायोडाइवर्सिटी उसमें कंजर्व करनी है और साथ ही साथ उसे सस्टेनेबिलिटी देनी है। तो इसका भी कार्यभार कहीं ना कहीं डीडीए के ऊपर है, और डीडीए आपसे चाहेगा कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आओ जिससे इसकी सुंदरता क्या रहे, बनी रहे। इसके अलावा अगर देखें तो अगला जो है साउंड पॉल्यूशन, या इसको नॉइस पॉल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं। मृदा पॉल्यूशन भी आजकल कॉमन है, लेकिन दिल्ली में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन फिर भी जो है सॉइल पॉल्यूशन आपको पढ़ना होगा। जहाँ पे कल्टीवेशन होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है, और यमुना के किनारे जो है आजकल कल्टीवेशन होती है। जहाँ पे कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है वहाँ पे लोग कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देते हैं। अब पता नहीं उनको जो है कोई लाइसेंस दिया गया, बिना लाइसेंस करते हैं, सारी चीज़ें पता नहीं। आजकल एक टाइप का और पॉल्यूशन जो है बाहर निकल के आया है, उसका नाम है लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन जो है नया टाइप का पॉल्यूशन है। इस पॉल्यूशन से क्या होता है कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मनोरंजन के लिए रात में हाई मास्ट लाइट लगाता है,
और ये हाई मास्ट लाइट जो होती हैं ये क्या करते हैं, जो जीवधारी रात में रात्रिचर होते हैं उनको आभास नहीं होने देती हैं कि रात हुई और वो बेचारे निकल नहीं पाते हैं। हाई मास्ट लाइट लगाने का एक कारण है चोरी होना। चोरी क्यों हो रही है, या लोग जो है ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको धन का लालच है, या वो गरीब हैं, ये सारे जो है मुद्दे जो हैं सोशल साइंस के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो है बायोडाइवर्सिटी को भी क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो लाइट पॉल्यूशन से जो रात्रिचर हैं, जो नाइट में निकलते हैं, वो अपनी ना तो ब्रीडिंग कर पा रहे हैं, ना तो अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ा पा रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है। तो दिल्ली के आसपास जगह पे जो है एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे आपको पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है और ये आपको पढ़ा दिए जाएंगे। अगला आपको जो है जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव डिजाइन। जो आप डिजाइन बना रहे हो किसी भी लैंडस्केप की, वो क्या होना चाहिए, क्लाइमेट को रिस्पॉन्स करना चाहिए। क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है दिन पर दिन। दिस इज इरा ऑफ क्लाइमेट चेंज। वाई क्लाइमेट चेंज? ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। मानव क्या कर रहा है, क्लाइमेट को अल्टर कर रहा है, और इतना ज़्यादा अल्टर कर दे रहा है कि उसमें जो संतुलन बना हुआ है वो क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। और इस संतुलन समाप्त होने के कारण से क्या हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं फसलों में भी, पौधों में भी और व्यक्तियों में भी। जीवधारी बेचारे जो हैं सारे परेशान हैं। हम बड़े बड़े हाईवे बनाते हैं और वहाँ पे जो है ह्यूमन और एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। बहुत सारे एनिमल्स हाईवे पे मारे जाते हैं। उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, बहुत जगह फॉलो भी हो रहा है और बहुत जगह नहीं फॉलो भी हो रहा है। तो उनको हमें फॉलो करना है। 10 रुपए के लालच में जो है कॉन्फ्लिक्ट ना करें, एक अच्छे जीवधारी को ना मारे। एक गो जीव जो देखा होगा आपने, वो बेचारा बहुत सीधा साधा होता है, उसको लोग मार देते हैं। जबकि कुछ लोग उसमें जागरूकता अवेयरनेस फैलाते हैं कि इसे मत मारो, तो काटता भी नहीं है। छिपकली की तरह छिपकली जो है, छिपकली को भी लोग मार देते हैं डर के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, बुरी हैं। मानो जिससे डरता है उससे क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और सज्जन जीवधारी भी क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। उन पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका डीडीए का एसओ आपको बनाना है, और इन्वायरमेंट तो हम कभी भी पढ़ाते रहेंगे जिंदगी भर आपको। अगला ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम डाला गया है। इसमें 2 चीज़ें डाली गई। पहला गृह, तो गृह जो है हिंदी में गृह बोलते हैं, और इसको जो है बना दिया ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो कोई अगर हैबिटेट असेसमेंट है उसको रेटिंग दी जाती है, और ये रेटिंग जो है ईसीबीसी के बेस पे दी जाती है। ईसीबीसी के एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है। इस कोड के आधार पे जो है रेटिंग प्राप्त करवाई जाती है कि जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है वो सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज को कितना ज़्यादा जो है फॉलो कर रही है, और उस बिल्डिंग को बना के जो है कितनी हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो ये नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं आपको, और ये नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको जानने होंगे। प्लांट्स इसमें क्या अपना रोल निभा सकते हैं, किस प्रकार के प्लांट जो हैं जिनसे हम एनर्जी सेव कर सकते हैं, उनके बारे में डीडीए आपसे जानना चाहता है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है एक प्रकार का क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। एक प्रकार का ये नियामक जो है फ्रेमवर्क बनाया गया है एनर्जी सेविंग के लिए, और इसमें बहुत सारे जो है स्टेप्स रखे गए हैं। उनके बारे में जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, और उन्हीं मानकों के आधार पर जो है रेटिंग दी जाती है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कैसे जो हैं किसी जो है पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट पहुँचाती है। तो छात्रों, आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और निश्चित तौर पे लिख के ले लीजिए। लेक्चर के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले चीज जानते हैं इन्वायरमेंट क्या है। फर्स्टली हमें यही जानना होगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं एग्रीकल्चर के हैं और इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट सिंपली बोल देते हैं पर्यावरण। हिंदी में पर्यावरण है, यानी परि जो है संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है चारों ओर से, और वरण का मतलब होता है घेरे हुए। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही क्या है, इन्वायरमेंट है। लेकिन अंग्रेजी में इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड जो है इन्विरोन से लिया गया है, उसका भी मतलब यही होता है टू सराउंड, चारों ओर से। और मेंट का एक सफिक्स लगाया जाता है। आप देखे होंगे प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। जैसे सफिक्स कल्चर लगा दिया गया, सफिक्स जो है लॉजी लगा दिया गया। तो लॉजी अगर लगा दिया तो कौन सा वर्ड हो जाता है, ग्रीक वर्ड हो जाता है। और अगर कल्चर लगा दिया गया तो कौन सा हो जाता है, लैटिन वर्ड हो जाता है। पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड है। पोमो जो है लैटिन से लिया गया है और लॉजी ग्रीक से लिया गया है। उसी प्रकार से प्रीफिक्स भी बहुत सारे में लगाए जाते हैं। जैसे आपका प्रोटो एंड्री, तो प्रो एक प्रकार का क्या है,
प्रीफिक्स है जो पहले लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, ये पूछा जा सकता है इन्वायरमेंट कैसा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, तो जिसका मतलब टू सराउंड है। और मेंट क्या है, इसमें सफिक्स है, इन्विरोन एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है चारों ओर से, और इसका मतलब होता है स्टेट और कंडीशन। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही इन्वायरमेंट है, ज़्यादा हम चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी एवरीथिंग दैट सराउंड अस, जो भी हमारे सामने है, अगर हमारे सामने कैमरा है, पीछे बोर्ड है, आगे लैपटॉप लगा हुआ है, बाकी जो है यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, या फिर जो भी चीज़ें हमारे चारों ओर दिख रही हैं, कोई जीव हो, फ्लोरा हो या फाउना हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, वो सारे क्या है हमारे लिए इन्वायरमेंट हैं, ठीक है। हम उसके लिए क्या है, इन्वायरमेंट हैं। तो इन्वायरमेंट जो है सबसे पहले किसने जो टर्म को दिया था, इनका नाम था थॉमस कैरिलाई। 1828 में अंग्रेजी में थॉमस कैरिलाई ने सबसे पहले शब्द इंग्लैंड में दिया था। भारत में प्रकृति की पूजा, इन्वायरमेंट की पूजा, इन्वायरमेंट का संरक्षण जो है बहुत दिनों से हो रहा है। 1828 तो बहुत लेट ये डेट है, वैदिक काल से चल रहा है पूजा वगैरह प्रकृति की, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रकृति से मानव है, ठीक है। प्रकृति से क्या है, मानव है, मानव से प्रकृति नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको रखना होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस टर्म को जो है काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया, किस कॉन्टेक्स्ट में, बायोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको पॉपुलराइज कर दिया। तो इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। कोई भी इन्वायरमेंट हो, कोई भी लैंडस्केप हो, वहां भी हार्ड स्केप सॉफ्ट स्केप था, तो इन्वायरमेंट में भी लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं छात्रों। अब अगर नेक्स्ट देखें हम, इकोलॉजी शब्द आप सुनते होंगे। अब इकोलॉजी क्या होती है, इन्वायरमेंट तो समझ लिया, इकोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो टर्म इकोलॉजी जो है सबसे पहले जो कॉइंट किया था, इन्होंने किया था अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अर्नेस्ट हैकेल जो है एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि इकोलॉजी दो शब्दों से बना है, ओकियस जिसका मतलब हाउस, होम या ड्वेलिंग प्लेस होता है, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी और डिस्कोर्स, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक जो डिफिनेशन, इससे तो अगर आपकी शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो इकोलॉजी का मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी हाउस या होम की क्या करना, स्टडी करना। लेकिन इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। तो ये एक संबंधों की और होने वाली परस्पर क्रियाओं का क्या है, अध्ययन है। अब संबंध और परस्पर क्रियाएं किसके बीच में हो रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की और उसके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, यानी आसपास के इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो परस्पर क्रियाएं हो रही हैं, जो संबंध हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इकोलॉजी में जो है इट कंपोसेस वास्ट रेंज ऑफ स्टडी फ्रॉम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू द एंटायर बायोस्फीयर। इसमें जो है पूरा जो इंडिविजुअल जो है एक ऑर्गेनिज्म है, एक जो छोटा सा जीव है और उसका पर्यावरण है, उसके बीच में होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन, इस विषय में हम क्या करते हैं, ठीक है। अब हमें क्यों जरूरी है इकोलॉजी जानना, इकोलॉजी ह्यूमन को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या कर देती हैं, जो प्लैनेट या इकोसिस्टम है उसको क्या कर रही हैं, अल्टर कर रही है। अब नया शब्द आ गया इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, आगे हम जानेंगे। तो हमें इकोलॉजी इसलिए जरूरी है कि ह्यूमन की जो एक्टिविटी होती हैं उनको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, मानवीय क्रियाएं कहते हैं। और ये मानवीय क्रियाएं क्या कर दे रही हैं, इकोसिस्टम को अल्टर कर दे रही हैं, और इकोसिस्टम अल्टर हो जाने के कारण जो है असंतुलन हो रहा है, और असंतुलन होगा तो फिर क्या है, बहुत सारी बीमारियां, रोग और व्याधियां फैलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो है ये हमें बताती है कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस हो रही है, पॉल्यूशन का कारण क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर समझना है तो हमें इकोलॉजी का अध्ययन करना है, क्या है, जरूरी है। इसके अलावा जो है इसमें इंटरडिपेंडेंस की व्याख्या होती है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, एक माइक्रोब जो है वो भी आपसे क्या है, जुड़ा हुआ है। सभी जितने भी घटक हैं इकोलॉजी में वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, सभी का एक अपने आप में संबंध है। ये नहीं कि आप जो है किसी जीव को विलुप्त करवा देंगे तो आप जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अगर कोई जीव विलुप्त होता है, गौरैया अगर कम होती है तो इंसेक्ट ज़्यादा लगते हैं और इंसेक्टिसाइड आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा डालना पड़ता है। इंसेक्टिसाइड ज़्यादा डालोगे तो जैसे जैसे जो है आप फूड चेन में जाओगे वैसे वैसे उस इंसेक्टिसाइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिसे हम बायो मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। और बायो मैग्निफिकेशन आम में आप जो चौथे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे हो किसी भी फूड चेन में, तो आप में सबसे ज़्यादा होगी, वही फिर बाद में आपको कैंसर बन जाएगा। तो यानी आपने खत्म किया एक जीव को और उस जीव से आपको क्या मिला, कैंसर मिला, क्योंकि सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व सब क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। ये तो जीव की बात हो गई, निर्जीव से भी हम क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, सारी साइकिल्स चला करती हैं, उसको भी आगे समझेंगे कैसे हम इंटरलिंक्ड है। एनर्जी फ्लो कैसे होती है, कैसे जो है एनर्जी जो है एक जो है कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जाती है। तीसरे जो बायोकेमिकल चेंजेस या बायोजियोकेमिकल जो हैं साइकिल्स चलते रहते हैं, जिनसे सारी चीज़ें जो हैं क्या रहती हैं, संतुलित रहती हैं, चाहे वो नाइट्रोजन साइकिल हो, चाहे सल्फर साइकिल हो, चाहे जल चक्र हो, ये सारी चीज़ें भी जो हैं इसके बारे में बताती हैं। किस प्रकार से कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो अडॉप्ट करता है और अपने आप को इवोल्यूट करता है, कैसे उसकी जो है कैरिंग कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इकोलॉजी में अध्ययन करके जो है सीखते हैं। अब इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉलेज है, वैसे ही इकोलॉजी का भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। इस इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो है शुरू होता है किससे शुरू होता है, इंडिविजुअल से शुरू होता है, एक व्यक्ति से क्या होता है, शुरू होता है। ये सबसे छोटी यूनिट जो है इकोलॉजी की क्या है, इंडिविजुअल है, प्रति व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति या हर व्यक्ति। ठीक है, हर व्यक्ति जो है कोई भी, चाहे एक छोटा सा माइक्रोब्स हो, वायरस हो, चाहे जो है ह्यूमन हो, चाहे हाथी हो, ये सभी जो है इकोलॉजी की छोटी यूनिट है। फिर जब इंडिविजुअल्स आपस में मिल जाते हैं तो पॉपुलेशंस बनाते हैं और यही पॉपुलेशंस मिलकर जो है कम्युनिटी का निर्माण करती हैं और कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बनते हैं बायोम और बायोम आखिरी में क्या बना देते हैं, बायोस्फीयर, जिसमें आपको दिखाई देगा जो है वाटर, जो आपका लिथोस्फीयर्स हो गया वो आ जाएगा, एटमॉस्फेयर आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर्स आ जाएगा, तीनों मिलकर जो क्या मिला देते हैं, बायोस्फीयर बना देते हैं। ठीक है, और बायोस्फीयर भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, पृथ्वी पे ऐसे है मान लो जैसे 6 सेब पे उसका छिलका चिपका हो, उतना मोटा बस। ठीक है, तो अब ये जो है हम जानते हैं वन बाय वन, सबसे पहले इंडिविजुअल को। तो इंडिविजुअल क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवित जंतु है या कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। ये एक प्रकार के इंडिविजुअल जो है बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है किसी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक और फंडामेंटल यूनिट कौन सी है, तो आप क्या लगाओगे, इंडिविजुअल लगाओगे, लगा दोगे ना, बिल्कुल लगा दोगे। इसके अलावा ये सिंगल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लिविंग बीइंग कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट लाइफ, जो अपनी प्रोसेस अपनी जो है पूरी जो है लाइफ को क्या कर सकता है, कैपेबल है जीने के लिए। अब इसकी जो है इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले बेसिस ऑफ स्टडी, कोई भी अगर हम स्टडी करते हैं ऑल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की, तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा एडाप्टेशन मैकेनिज्म है, जैसे कि एक जो इंडिविजुअल क्या कह सकते हैं, इंडिविजुअल ही कहेंगे इसे, कोई ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार से अडॉप्ट करता है, किससे, इकोलॉजी से या अपने इन्वायरमेंट से, किस प्रकार से इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक है, उसका जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसकी जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो रही होगी, तो उसकी स्टडी हम कर सकते हैं। एक जो आपका जो है नाइस कॉन्सेप्ट है, नाइस का मतलब क्या होता है, एक होता है हैबिटेट, एक क्या होता है, हैबिटेट, और दूसरा होता है नाइस। हट इसलिए कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। तो आवास, तो आवाज़ जहाँ पे आप रहते हैं, आप जैसे जिस कमरे में रहते हैं वो आपका हैबिटेट हो सकता है, लेकिन उस कमरे के अंदर आप क्या करते हैं, सोते हैं, गाना गाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, DDSO की तैयारी करते हैं, ये आपका क्या है, नाइस है। ठीक है, तो नाइस में क्या आप करते हैं वो जो है इंक्लूड किया जाता है। तो नाइस कॉन्सेप्ट को भी जो है एक स्पीशीज किस प्रकार से किस क्लाइमेट में रह रही है उसके बारे में जानने में, कैसे वो सर्वाइवल करती है और कैसे रिप्रोडक्शन करती है, इन सारी चीज़ों को किसमें, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जाना जाता है छात्रों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसका जो था पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। यानी
इंडिविजुअल के समूह को ही क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, जो कि एक ही स्पेसीज से बिलोंग करती हैं। यहाँ मुख्य चीज है कि पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक ही किसके होते हैं, जाति के होते हैं, ठीक है। डेट लाइव इन ए डिफाइंड जियोग्राफिक एरिया, और एक ही जो है डिफाइंड जो है जियोग्राफिक एरिया में रहते हैं। ये सेम टाइम जो है इंटर ब्रीडिंग करने में कैपेबल होते हैं, आपस में ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं हम, पॉपुलेशन के नाम से हम जानते हैं। पॉपुलेशन डिस्टेंस क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द एरिया ऑक्यूपाई। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि किन्हीं जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितनी एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी रहने के लिए जो क्षेत्रफल है उनमें जो रिलेशन होती है उसी को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रति जो है क्षेत्रफल जो है एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डायनेमिक्स कैसे बढ़ती और घटती है, सबसे पहले पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होती है, अगर बर्थ हो गई, किसी का जन्म हो रहा है तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या फिर इमिग्रेशन है, कहीं बाहर से जो है पॉपुलेशन में कुछ लोग आ गए तो बढ़ जाएगी। डिक्रीज क्यों होगी, अगर डेथ हो गई किसी बीमारी से तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, या फिर जो है इमिग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पॉपुलेशन फैक्टर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब पॉपुलेशन लिमिट कैसे करती है, पृथ्वी पॉपुलेशन को लिमिटेड कैसे करती है, प्रकृति जो है अपने आप में ही पॉपुलेशन को क्या कर लेती है, नियंत्रित कर लेती है। तो कैसे नियंत्रित करती है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जो हैं बहुत सारे हैं। जैसे एबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, जैसे तापमान बहुत ही तेज हो गया, बहुत ही भीषण गर्मी पड़ने लगी, पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है, लोग मरने लगते हैं ना। ऐसे खूब जो है ठंड पड़ गई तब भी काफ़ी लोग जो है कम हो जाएंगे। तो एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बायोटिक, जैसे शेर ने जो हिरन का क्या कर लिया, शिकार कर लिया, प्रेडिएटर है, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स की बात है, यूनिफॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पेंगुइन को रैंडम हो सकती है, कहीं कहीं पे जो है पॉपुलेशन है उसको रैंडम कहेंगे, और क्लम्प्ड जो है हाथियों का झुंड आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से जो है पॉपुलेशन के बारे में जान गए। पॉपुलेशन के बारे में हमने जाना कि ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो सेम स्पेसीज से बिलोंग करता है और एक डेफिनाइट जो है डिफाइंड जो है जियोग्राफिकल एरिया में सेम टाइम पे रहता है और आपस में इनब्रीडिंग करता है, ठीक है। दूसरी चीज डेंसिटी की बात की तो पर यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन है इंडिविजुअल्स को, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ये दूसरी चीज हमने जान ली। तो पॉपुलेशन डेंसिटी या किसी का जो है आपसे इसमें से आप एमसीक्यू पूछ लिया गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं छात्रों, नेक्स्ट स्लाइड में जो है कम्युनिटी की बात हो रही है। अब पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएगी, कम्युनिटी बनाएगी। तो कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस आ जाती हैं, कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप की क्या आ जाती हैं, पॉपुलेशंस आ जाती हैं। इसमें मल्टीपल स्पेसीज आ जाती हैं, उसमें सिंगल स्पेसीज था इंडिविजुअल। तो जब बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में मिल जाती हैं तो एक समुदाय बना देती हैं। समुदाय में कौन कौन आएगा, प्लांट की स्पेसीज आती हैं, एनिमल्स आते हैं, फंजाई आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं। अब हम तो केवल मानते हैं कि मानव का समुदाय है, मानव जीवित रहना चाहिए, बाकी पेड़ रहे ना रहे, मानव के घर क्या आनी चाहिए, लक्ष्मी आनी चाहिए। हम लोग जो हवाई जहाज से उड़े भले ही सारे जो है क्या हो जाएं, गिद्ध गायब हो जाएं। हालांकि गिद्ध गायब होने का जो साइंटिफिक रीजन है वो क्या है, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। तो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन जो जानवरों में लगाए जाते हैं वो गिद्धों के लिए क्या हुए, किसी अभिशाप से कम साबित नहीं हुए और गिद्ध जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गए, गायब हो गए। तो ऐसे जो हैं जो समुदाय है जो प्रकृति ने निर्धारित किया है, प्रकृति में सब आपके समुदाय के ही हैं, चाहे वो फंगस हो, वायरस हो, बगुला हो या आप हो, हाथी हो, सब आपके समुदाय में आते हैं। सबकी रक्षा करना आपका क्या है, कर्तव्य है। हालांकि जीव ही नहीं, जीव के अलावा जो एबायोटिक फैक्टर भी हैं वो भी आपके समुदाय से कहीं ना कहीं क्या है, संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं जब हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो पहले कम्युनिटी की बात कर लें। कोई प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया जो आपस में एक जगह पर रहते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे फोकस क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज। यहाँ पे डिफरेंट स्पेसीज के बीच में जो है इंटरेक्शन होती है, ठीक है। और ये इंटरेक्शन क्यों होती है, क्योंकि इन्हें सर्वाइव करना है। अगर सर्वाइवल करना है तो कहीं ना कहीं हमें इंटरेक्शन करना पड़ेगा, वैसे सर्वाइवल नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ जीना जो है सबसे कठिन है।
कहीं ना कहीं आपको, चाहे पौधों से इंटरेक्शन करो, चाहे जो है आप एनिमल से करो, कुछ ना कुछ तो आप क्या करोगे, खाओगे। फूड चेन का अगर वो सिस्टम है तो आपको अपना जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप अपने मनोरंजन के लिए किसी को मार के खा रहे हो तो ये जो है आप बुरा काम कर रहे हो, आप प्रकृति को क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, और उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आपको। आपकी आने वाली पॉपुलेशन को, सस्टेनेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। साथ ही में अगर देखें, कुछ जैसे कम्युनिटीज़ हैं जो क्या होती हैं, डोमिनेंट होती हैं, जैसे ग्रास लैंड कम्युनिटी देखे गए तो ग्रास लैंड कम्युनिटी में घास ज़्यादा होगी, ट्री और श्रब भी वहाँ पे होंगे। क्या होंगे, ट्री होंगे, श्रब्स होंगे, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, ग्रास लैंड कम्युनिटी। तो डोमिनेंट प्लांट फॉर्म के नाम से भी होती हैं। कुछ जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर से डिटीरिएट होती हैं। इनके अलग अलग क्या है, रोल हैं। उस रोल के आधार पर दो भागों में इसे बांटा गया है, मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी। तो मेजर कम्युनिटी वह कम्युनिटी होती हैं जो किसी दूसरी कम्युनिटी पे जो है मुख्य रूप से एनर्जी के सोर्स के लिए निर्भर नहीं होती हैं। ये एनर्जी केवल किससे लेती हैं, सन की एनर्जी को क्या करती हैं, यूज करती हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, मेजर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी आर दोज कम्युनिटी व्हिच यूज एज एनर्जी फॉर फूड सन एनर्जी। और जो दूसरे कम्युनिटी पे क्या है, निर्भर हैं, अपनी नेवियर कम्युनिटी पे निर्भर हैं, उनको माइनर कम्युनिटी कहते हैं। तो मेजर कम्युनिटी का उदाहरण जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। अब ये किसी पे जो है क्या नहीं है, निर्भर नहीं है। सभी लोग इन पे जरूर निर्भर हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है मेजर कम्युनिटी हो गए। और अगर किसी भी जो है डंग पैड है, काऊ डंग का पैड है, गोबर है, तो गोबर के ऊपर कभी कभी लाइकेन का मैट जम जाता है, तो एक प्रकार से ये माइनर कम्युनिटी के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग मेजर और माइनर कम्युनिटी को भी जान गए होंगे छात्रों। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम है क्या, इकोसिस्टम जो है कम्युनिटी के बाद आने वाला अगला क्या है, स्टेप है किसी भी किसमें, इकोलॉजी में। तो इकोसिस्टम जो है टर्म किसने दिया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सर ऑथर जॉर्ज टांसले ने दिया। कब दिया, 1935 में दिया। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी को जो सबसे छोटी यूनिट थी वो क्या थी, इंडिविजुअल था। लेकिन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अगर पूछी जाए कौन है, तो वहां पे आप लिखेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी कम्युनिटी में रहते हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं। किससे इंटरेक्ट करते हैं, किसी बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट से। इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये इकोलॉजी की ही जैसी आपको डिफिनेशंस कहीं ना कहीं लग रही होगी, ठीक है। तो जो रिलेशन आपका और आपके कॉलेज का है, जो आप करते हैं वो एक हिसाब से इकोलॉजी है, और कॉलेज में टीचर रहते हैं, बुक रहते हैं, आप पढ़ते हो तो ये वहाँ का क्या है, इको सिस्टम है। इतना ही अंतर है। तो ये क्या है, कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में एज ए फंक्शनल सिस्टम, ठीक है, इज नोन एज इकोसिस्टम। तो फंक्शनल सिस्टम के रूप में जब इंटरेक्ट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के रूप में कहते हैं। तो इनमें डायनेमिक रिलेशनशिप होती है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो है कंपोनेंट के बीच होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी इंटरकनेक्टेडनेस होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। होलिस्टिक व्यू होता है और फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। इंटरकनेक्शन मतलब एक जो है कोई भी अगर इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उसमें एक जो जीव है दूसरे जीव से या दूसरे जीव से ना होकर जो है अजैविक चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है। अब उसके लिए जो हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अगर एक स्लाइड पे इतनी देर रुकेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है कि इकोसिस्टम में जो यूनिट्स हैं वो फंक्शनल हैं, चाहे बायोटिक हो या एबायोटिक। अब यहाँ पे वो चीज़ें बात करेंगे जो वहाँ पीछे छोड़ आए हैं। तो सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग कंपोनेंट। जीवित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट में बायोटिक कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो भी लिविंग है, लिविंग में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में जो है नॉन लिविंग मटेरियल से अपना भोजन बना लेते हैं। अब नॉन लिविंग भी किससे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है। भोजन आप जो खा रहे हो उसमें नॉन लिविंग का भी क्या है, अंश है। तो नॉन लिविंग मटेरियल यानी कि आपके अगर देखा जाए न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर केमिकल्स हैं, उनकी
अपने जो है एनर्जी से, क्लोरोफिल की सहायता से जो है सूर्य के प्रकाश से जो हरे पौधे होते हैं अपना क्या कर लेते हैं, भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। हरे पौधे स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो आपके अकार्बनिक तत्व होते हैं उनसे ये अपना भोजन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी को यूज करके। और एक्सटर्नल एनर्जी ज़्यादातर कौन सी होती है, सूर्य का प्रकाश होता है। ये जो है किसी भी फूड वेब में बेस होते हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो फूड वेब बनेगी नहीं। तो जब बहुत सारी आपस में जो है फूड चेन बन जाती हैं, एक साथ लिंक हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। फूड वेब एक स्टेबल तरीका है, ठीक है, लेकिन फूड चेन बदल सकती है। फूड चेन क्या हो सकती है, बदल सकती है। एक ग्रास हापर को जो है बगुला भी खा सकता है और उस ग्रास हापर को जो है मेढक भी खा सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है आपके कंपोनेंट्स जो हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, उनको अलग अलग लोग खा सकते हैं। बकरी को आदमी भी खा सकता है, बकरी को शेर भी खा सकता है। अगर एक फूड चेन की बात करें तो फूड चेन क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन फूड वेब जो है वो पूरी तरीके से स्टेबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फूड चेन आपस में मिलके क्या करती हैं, मिलके इसे बनाती हैं। अब इसके बात करें जो दूसरा आते हैं, तो इसमें कौन कौन से हो गए, जैसे सभी प्लांट्स आते हैं, मॉस आते हैं, एल्गी आते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। कुछ बैक्टीरिया हैं जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं, डीप सी बेंट्स में पाए जाते हैं। जब बहुत ही आप डीपली सी में जाओगे तो वहाँ पे जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उससे जो है मिनरल्स के साथ वाटर बन जाता है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे क्या होती है, कीमोसिंथेसिस होती है, और ये कीमोसिंथेसिस बैक्टीरियाज के द्वारा होती है। आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है ऐसे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो प्रोड्यूसर का नाम आपने जान लिया। फिर आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है हेट्रोट्रॉप्स हैं, यानी ये दूसरे जो है पौधों पे या प्रोड्यूसर पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, कस्टमर और कंज्यूमर। अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो कंज्यूमर वही है जो कंज्यूम करता है, और कस्टमर कंज्यूम कर भी सकता है या बिचौलिए का भी काम करता है। तो हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं ये एनर्जी जो है किसको कंज्यूम करते हैं, इनको प्रोड्यूसर्स को। इसके अलावा इसमें भी कई प्रकार के जो हैं कंज्यूमर देखे गए। प्राइमरी कंज्यूमर पूरी तरीके से हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, यानी केवल ये हरे पौधों को ही क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे गाय घास ही खाएगी। तो ऐसे कंज्यूमर को क्या कहेंगे, हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। अब जो है देख रहे हो कहाँ से चल रहा है खेल, कहाँ से शुरू हुआ, खेल शुरू हुआ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जहाँ पे प्लांट एसेंशियल एलिमेंट्स ले रहे हैं और इन एसेंशियल एलिमेंट्स वाटर की सहायता से क्या बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। अब ये एलिमेंट्स जो हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर में पहुंचे और प्रोड्यूसर से कहाँ पे पहुंच गए, प्राइमरी कंज्यूमर पे जो शाकाहारी हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये कार्निवोरस भी हो सकते हैं और ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। जैसे शेर कार्निवोरस ही होगा, थर्ड स्टेप पे होगा। तो बहुत सारे ओमनीवोरस भी होंगे। ओमनी का मतलब सर्व, जो खाने वाले, सर्वाहारी। तो सर्वाहारी भी हो सकते हैं, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। डिपेंड करता है नेचर ऑफ फूड चेन पे। बहुत जगह लिखा होगा केवल कार्निवोरस, वो भी गलत है। तो यहाँ पे क्योंकि फूड चेन स्टेबल नहीं है, फूड वेव क्या है, स्टेबल है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है प्राइमरी कंज्यूमर को खाया। तो वही न्यूट्रिएंट्स जो है, इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंसेस जो हैं वो कहाँ पे पहुँच गए, सेकेंडरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी को टर्टियरी कंज्यूमर ने खाया, ये भी कार्निवोरस और ओमनीवोरस हो गए। और इनको किसने खाया, क्वाटरनरी कंज्यूमर ने। ये टॉप प्रीडिएटर्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे शेर शिकार करके ही लोगों को खाते हैं। ओमनीवोरस यानी कि ह्यूमन, सब कुछ जो प्लांट को भी खा ले और एनिमल्स को भी खा ले। ह्यूमंस हैं, बियर्स हैं, पिग्स हैं, भालू हैं, ये सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। अब साइकिल जो है चलना क्या हो गया, इन्वायरमेंट का शुरू हो गया। अब जब आखिरी में पहुंच गए, जहाँ पे लास्ट स्टेप आई, जहाँ पे आखिरी उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता को कौन खाएगा, माइक्रोब्स खाएंगे। देखिए अब माइक्रोब्स जो आपके अंदर कार्बनिक पदार्थ हैं उनको फिर से जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में बदल देंगे और कार्बनिक पदार्थों में भी बदल देते हैं।
तो जो प्रोसेस वहां से शुरू हुई थी वहीं पे क्या हो जाती है, फिर पहुंच जाती है। इसी को क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। इसीलिए भाइयों, जो हमारे जल है, जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं, वो सब हम में भी अंश हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। अगर कोई भी चीज़ कमी आई न्यूट्रिशन की, नाइट्रोजन कम हो गई तो हम नहीं रहेंगे, फास्फोरस कम हो गया, पोटास कम हो गया, हम भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे हमेशा बना के रखना है। तो आप व्यापक रूप से, तो आपको अभी तक तो लग रहा होगा कि भाई घर तो अलग है, ईंटें तो अलग हैं, इनको कितना भी सता लो, इनका कितना भी डिस्ट्रॉयनेस कर दो, हैबिटेट सभी का खींच लो, लेकिन अब आपको निश्चित तौर पे लगने लगा होगा कि ये तो हमसे जुड़े हुए हैं, और हमसे जुड़े हुए हैं यानी कि हमें इन्हें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। जो हमसे जुड़ा हुआ है उनका हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। क्लियर हो गया। तो जितने भी आप डीकम्पोजर्स, जिनको क्या कहते हैं, सेप्रोफस या डेट्रीबोरस बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं। जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। किस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, न्यूट्रिएंट में। ठीक है। और ये फिर से जो है डेड बायोमास जो है फिर से सॉइल में क्या हो जाता है, बैक हो जाता है, वाटर वाटर में मिल जाती है, हवा हवा में मिल जाती है। आपने सुना होगा जब आदमी खत्म होता है तो लोग ऐसी बात करते, मिल जाते हैं, शरीर जिससे बना था उससे मिल गया, पानी पानी में मिल गया, हवा हवा में मिल गया, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, गगन गगन में चला गया, अग्नि अग्नि में चली गई। तो जो हमारे पंच महाभूत हैं वो सब क्या हो गए, आपस में मिल गए। तो इन पंच महाभूतों से सारी चीज़ें बनी हैं संसार में, जितने भी कंपोनेंट हैं, इकोसिस्टम जो बन रहा है, तो इनको संरक्षित करना है। इसीलिए इन्वायरमेंट पढ़ाना जरूरी था। अभी तक हम इन्हें क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर आगे क्या होता है ये भी देखते हैं, कहानी अच्छी लग रही होगी। अब यहाँ पे जो है कंपोनेंट की बात की गई है, बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और इनको एक फिगर के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें प्रोड्यूसर हैं जो हरे पौधे होते हैं या क्लोरोफिल जिनमें होती है, कीमोथेरेपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सब प्रोड्यूसर हैं। फिर कंज्यूमर्स आते हैं, और जब ये कंज्यूमर्स आखिरी में ख़त्म हो जाते हैं, इन्हें कोई खाने वाला नहीं मिलता है, तो डीकम्पोजर्स आ जाते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड होते हैं और फिर से उसी फॉर्म में से क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पे इस जो है फिगर के द्वारा आपको फिर से समझाया जा रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, बहुत छोटे जो पौधे होते हैं, इनकी अगर संख्या कितनी है, 10,000 है, तो जीव प्लैंक्टन को कितना बनाया गया है, 1,000। यानी हर एक लेवल पे जो है फूड चेन की, उसके 10 गुने जो हैं क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन को 1,000 जीव प्लैंक्टन खाते हैं, और 1,000 जीव प्लैंक्टन को जो स्मॉल छोटी छोटी फिशेस है ना, 100 फिशेस खाती हैं। फिर 100 फिशेस को लार्ज 10 फिशेस खाती हैं, फिर इन 10 फिश को एक आदमी खा जाता है। तो ये एनर्जी का बैलेंस है। ठीक है, केवल 10% एनर्जी यूज होती है, बाकी सब क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब इसमें आपने अल्टरेशन कर दिया, किसी एक चीज को हटा दिया, कि आप जीवित बचोगे? सोचने वाली बात है, नहीं बचोगे ना। तो यही तो हो रहा है। फिर आप दोष देते हो कि हमारा क्या दोष है, हमने तो कभी सिगरेट नहीं पी, हमें कैंसर हो रहा है। अरे आपने बहुत कुछ कर दिया। आपने क्या कर दिया, आपने बाइक चलाई, आपने जो है बड़े बड़े हाईवे बनाए, हाईवे बना के कॉन्फ्लिक्ट किया, फूड चेन को डिस्टर्ब कर दिया, फूड वेब डिस्टर्ब कर दी। अब कहते हो ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो ये चीज़ें सोचने वाली योग्य हैं। आप देखोगे 1 ग्राम सॉइल में लगभग जो है 10⁸ से लेकर 10⁻10 सेल्स जो है बैक्टीरिया की रहती हैं। ठीक है, 100 मिलियन से लेकर 10 बिलियन तक। फंजाई की अगर देखेंगे तो कितनी है, 10⁵ से 10⁶। वायरसेस की जो है 10⁻7 से 10⁻9 जो है वायरसेस के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इतनी पॉपुलेशन 1 ग्राम सॉइल में होती है, सोचिए। तो इस पॉपुलेशन को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। जो आपको नुकसान पहुंचाए उसे ही जो है खत्म करने का सोच सकते हो थोड़ा बहुत। जंगल का एक नियम है, जियो और जीने दो, क्योंकि सारी प्रकृति से आप हो, आप प्रकृति नहीं हो। ठीक है। अब अगला जो है उसका नाम है एबायोटिक कंपोनेंट, यानी नॉन लिविंग फिजिकल या केमिकल फैक्टर को हम एबायोटिक कंपोनेंट के रूप में जानते हैं। ठीक है। और ये एबायोटिक कंपोनेंट जो है हमारे सर्वाइवल को और रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो हमारा सर्वाइवल भी प्रभावित होगा, हमारा रिप्रोडक्शन, हम अपनी जो है वंश वृद्धि नहीं कर पाएंगे, या हमारे अंदर किसी मिनरल्स की कमी हो गई तब भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट जो है किसी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं।
वो चीज़ों को दिया गया है। तो इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक फिजिकल फैक्टर है जिसको क्लाइमेटिक या एडेफिक फैक्टर कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया इनमें से एडेफिक फैक्टर कौन सा है, तो एडेफिक फैक्टर यानी सॉइल के फैक्टर को एडेफिक फैक्टर कहते हैं। तो ऐसे ही इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, आसान लग रहा है, क्वेश्चन भी आसान होंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो नहीं दे पाओगे। तो ये जो है डायरेक्टली जो है वेदर, एटमॉस्फेयर, जियोग्राफी से रिलेटेड होते हैं, जैसे एनर्जी है, सनलाइट है, टेम्परेचर, वाटर, एयर, एटमॉस्फेयर, टोपोग्राफी, एल्टीट्यूड, ये सब जो है कहीं ना कहीं बायोटिक फैक्टर को प्रभावित करते हैं और बायोटिक फैक्टर इन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन से केमिकल कुछ फैक्टर हैं, जैसे कोर केमिकल एलिमेंट्स हो गए, सॉइल हो गई, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, एसिडिटी है, एल्कनिलिटी है, भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। चाहे एब्जॉर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट हो, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्वेशन होगा तो पीएच बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आप देखोगे ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं सॉइल में वो 5.5 से लेकर 7 तक अवेलेबल हैं। इसके ऊपर जाओगे तो किसी की डिफिशेंसी हो रही है और किसी की टॉक्सिसिटी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये फैक्टर अगर नुकसान करेंगे तो हमारी आने वाली सभ्यता, जो डायनासोर इतने ताकती थे विलुप्त हो गए, तो हम भी विलुप्त होने में देर नहीं लगेगी। छात्रों, आपके एक प्लास्टिक कम यूज करने से जो है बहुत कुछ होता है। तो अगर आप समझेंगे, अपने घर वालों को समझाएंगे और सारे लोगों को बताएंगे कि हम जो है इस मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पे पर्यावरण को आगे बहुत फायदा होने वाला है। आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हो, कल आप जो है एसओ भी बनोगे। तो आगे देखते हैं छात्रों, क्लासिफिकेशन जो है इकोसिस्टम का किस प्रकार से किया गया है। तो इकोसिस्टम को मेजर क्लासिफिकेशन हमने दिया है कि इसमें जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है या एक्वाटिक इकोसिस्टम हो सकता है। टेरेस्ट्रियल में आपके फॉरेस्ट आ जाते हैं, ग्रासलैंड्स आ जाती हैं और डिजर्ट्स आ जाते हैं, इनको क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल। ऑर्किड जब हम पढ़ा रहे तो आपको बताया था। और दूसरा एक्वेटिक यानी पानी में फ्रेश वाटर हो सकता है, सेलाइन वाटर हो सकता है और समुद्री जल हो जाता है, जिसको कहते हैं मैराइन वाटर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इकोसिस्टम का जो पहला सिस्टम है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, तो ये इकोसिस्टम सबसे पहली बात है लैंड में पाया जाता है। तो पृथ्वी पे दो ही चीज़ें हैं, या तो लैंड है या तो फिर आपका क्या है, वाटर है। कभी कभी लिथोफाइट्स होता है जिसको पर्वत बोल देते हो, तो उसको एक में मान लिया गया कि ये टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ग्राउंड है उस पर पाया जाता है। इसमें जो है अलग अलग जो है ग्रुप में बायोम्स पाए जाते हैं। बायोम्स क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें पहला आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है बहुत डेंस ट्री का इकोसिस्टम है। इसमें बहुत सारे वेजिटेशंस होते हैं यानी प्लांट्स होते हैं और इनकी बायोडाइवर्सिटी भी हाई होती है। तो किस इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, हाई होती है। और इसमें भी ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट हैं, कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, कई बार जो एनवायरनमेंट के नेट में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है स्पेसीज की डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हॉट मॉइस्ट बायोम्स में उगते हैं और जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती रहती है और यहीं पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। टेम्परेट फॉरेस्ट जो हैं ये वहाँ उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ विंटर वार्म होते हैं और विंटर क्या होंगे, कोल्ड होंगे, और समर यहाँ क्या होते हैं, वार्म्स होते हैं। ट्री जो हैं इसमें डेसिडिवस नेचर के ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी ये सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ज़्यादातर कोनीफेरस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बोरेल फॉरेस्ट जो हैं जिनको टाइगा वन बोलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइगा वन किसे बोलते हैं, तो बोरेल फॉरेस्ट को बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, कोल्ड सबरेटिक रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, विद लॉन्ग, यहाँ जो विंटर्स होगा बहुत लंबे लंबे विंटर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोनीफेरस ट्रीज पाए जाते हैं, क्योंकि ये कोनीफेरस होते हैं तो इनमें जो है बर्फ स्नोफॉल जो है क्या क्या नहीं कर पाता, ज़्यादा असर नहीं डाल पाता। जो भी स्नो गिरी वो सीधे क्या हो गई, नीचे चली गई। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे सर्वाइवल हो जाता है। अब इसके बाद अगर छात्रों देखें नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम पाएंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या है, ग्रासेस डोमिनेंट होती हैं और हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं, जिनमें वुडी नेचर के नहीं होते। कहीं कहीं पे आपको ट्रीज दिख जाएंगे, कुछ छोटे ट्रीज, या कहीं कहीं आपको ट्री नहीं भी दिखेंगे। जैसे कि इसमें सवाना का नाम आता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये कहाँ पे है, अफ्रीकन, ईस्टर्न अफ्रीकन देशों में सवाना वन पाए जाते हैं। इसमें ग्रासलैंड होते हैं और कहीं कहीं पे आपको ट्री दिखेगा। ये सवाना का जो है आपको फिगर दिखाया दे रहा है, पूरा का पूरा ग्रासलैंड और कहीं पे एक जो है ट्री है, ऐसा ट्री जो कांटेदार है, इसमें जगह होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है,
ये मिड लेटीट्यूड में पाया जाता है रीजन में, जहाँ पे हॉट समर्स हैं और कोल्ड विंटर हैं। जैसे नॉर्दर्न अमेरिकन जो प्रेरीज हैं वहाँ पे आपको दिखाई देगा, उनको क्या कहेंगे, कोल्ड ग्रासलैंड। तो वार्म ग्रासलैंड और कोल्ड हो गया, सवाना हो गए। और कभी कभी जो है ग्रासलैंड से संबंधित क्वेश्चन जीएस में पूछते हैं कि टाउन्स जो है कहाँ का ग्रासलैंड है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, या तो भगवान भरोसे जाओ कि अच्छा जो है क्वेश्चन पूछेगा डीडीए वाला, इतना डीप नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें डिजर्ट इकोसिस्टम की, तो यहाँ पे डिजर्ट कैसे बनता है, जहाँ पे बहुत ही लो क्या हो, प्रेसिपिटेशन हो, यानी बारिश यहाँ पे कम होती है और इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, ठंड भी खूब होती है और गर्मी भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। दो प्रकार के अगर देखोगे आपको डिजर्ट मिलेंगे, हॉट डिजर्ट और कोल्ड डिजर्ट। यहाँ से क्वेश्चन आपके पीएससी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन किसका एग्जाम्पल है इंडिया में और अब्रॉड में। तो अगर हॉट डिजर्ट की बात करें तो सहारा मरुस्थल जो है हॉट डिजर्ट है, और भारत में जो लद्दाख है वो कोल्ड डिजर्ट है। ऐसे आपको बताना है जो हमारे भारत में कौन सा हॉट डिजर्ट पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, और उसका नाम क्या है, आप बता देंगे आसानी से। तो यहाँ पे दूसरा होता है टुंड्रा इकोसिस्टम। ये क्या है, ट्रीलेस रीजन है, यहाँ कोई भी ट्री नहीं पाया जाएगा। कहाँ पाया जाता है, पोलर एरियाज ऑफ हाई माउंटेन, जो बड़े बड़े माउंटेन होते हैं उनकी पोलर एरिया पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ की जो सॉइल की ऊपरी लेयर होती है वो फ्रोजन होती है, जिसको क्या बोलते हैं, परमेफ्रॉस्ट। और वेजिटेशन इसके लो लोइंग होते हैं, जैसे कि मॉसेज हैं, लाइकन है और ड्वार्फ सर्व हैं। लाइकन जो है किसका जो है एसोसिएशन है, आपको बताना है, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। अलगी फंगस का एसोसिएशन है, राइजोबियम लेग्यूम का एसोसिएशन है, बैक्टीरिया फंगस का एसोसिएशन है, या जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है लाइकेंस पाए जाते हैं। तो पोल होते हैं पृथ्वी पे, क्या है, पोल हैं, इस फिगर से आप समझ लेंगे। तो एक नॉर्थ पोल कहलाता है और जो है दूसरा साउथ पोल। तो यहाँ पे जो पोल है ये अगर ऊपर की ओर जाएंगे ये इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है 20 से। तो यहाँ पे उसके ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। फिर इसके बाद ये टेम्परेट जोन आ जाता है। टेम्परेट के ऊपर जो है आपका जो है आर्कटिक जोन पाया जाता है और अंटार्कटिक जोन पाया जाता है, ठीक है। 65.5 डिग्री देख लेना, इतने पे ही क्या पाया जाता है, ये जोन्स पाए जाते हैं। मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो इस पोल पे जो है, ये जो नॉर्थ पोल है आर्कटिक और ये अंटार्कटिक है, यहाँ पे किसको क्या कहेंगे, पोलर जोन कहेंगे। यहाँ पे सूर्य की किरणें जो सीधी नहीं पड़ती हैं या नहीं पड़ती हैं, 90 डिग्री पे होता है लास्ट जो इसका पोल होता है दोनों ओर। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है, और वहाँ पे जो इकोसिस्टम है उसको क्या कहेंगे, टुंड्रा इकोसिस्टम के नाम से जानेंगे। अब आगे छात्रों चलते हैं सिस्टम डी पार्ट में, उसमें जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की गई है। एक्वेटिक इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा होता है मैराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को लेंटिक और लोटिक में बांटा जा सकता है, स्वैम्प इकोसिस्टम और वेटलैंड में बांटा जा सकता है, जबकि मैराइन जो है उसमें ओशियंस हो गए, समुद्र हो गए, एस्चुरीज हो गए, कोरल रीफ हो गई और कोस्टल इकोसिस्टम इसमें प्रमुख होते हैं। तो सबसे पहले अगर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें साल्ट कंटेंट बहुत ही लो होता है, और लो होने के साथ कहीं कहीं पे साल्ट कंटेंट तो होगा यार पानी में, तो यहाँ पे साल्ट कंटेंट क्या होगा, बहुत ही लो होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें दो सिस्टम है, एक लेंटिक सिस्टम है, दूसरा लोटिक सिस्टम है। लेंटिक का मतलब होता है स्टैंडिंग वाटर, जो वाटर स्टैंडिंग होता है उसे लेंटिक कहते हैं, और जो चलता रहता है, फ्लो करता रहता है, उसको लोटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे रिवर, स्ट्रीम्स और स्प्रिंग हो गए, नदियाँ हो गई, झरने हो गए, तो धाराएं हो गई, तो ये कौन सी हो गई, लोटिक। और लेंटिक स्टैंडिंग रहेगा। तो हमेशा हमें लोटिक बनना चाहिए, ना कि लेंटिक। लेंटिक अगर एक जगह कोई चीज़ रखी रहती है तो वहाँ पे कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, फिलासफर ने ऐसा कहा है। इसके अलावा वेटलैंड ऐसी एरिया है जहाँ पे जो लैंड जो है पूरी तरीके से वाटर से सैचुरेटेड हो जाती है, दलदल का निर्माण करती है, ठीक है। वहाँ पे लैंड सैचुरेटेड, आप दलदल में फंसते चले जाते हो क्योंकि लैंड में पूरी तरीके से पानी सैचुरेट हो गया लेकिन आपको पानी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा जो है मैराइन इकोसिस्टम है, ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम है अर्थ का। लगभग अगर देखोगे तो 71 से लेकर जो है 75% भाग पे अर्थ के है पानी पाया जाता है।
और इस पानी सिस्टम जो है कौन सा है, मैराइन इकोसिस्टम इसमें बनाते हैं। मैराइन इसका क्या है, महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है तो आप बताएंगे मैराइन इकोसिस्टम जो है सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है अर्थ के ऊपर। इसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं, ओशियंस एंड सीज आते हैं, महासागर और सागर आते हैं, ये डीप सी इन्वायरमेंट जो है बनाते हैं। दूसरा कोरल रीफ्स आते हैं। कोरल रीफ जो है सैलो ट्रॉपिकल जो वाटर होता है वहाँ पे जो है क्या पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। यशुरीज क्या है, जहाँ पे फ्रेश वाटर की रिवर जो है खारे पानी से मिलती हैं और एक ब्रैकिश वाटर इन्वायरमेंट बनाती हैं, उनको यशुरीज बोलते हैं। और मैनग्रोव्स और साल्ट मार्सेस जो हैं कोस्टल इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पे सैलिनिटी लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उनकी डिफिनेशन याद रखना, डायरेक्ट डिफिनेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इकोसिस्टम हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। जो हमने इकोसिस्टम में भी पढ़ा तो इकोसिस्टम हमें क्या देता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना चाहिए। तो वैसे ही इकोसिस्टम हमें फूड देता है, खाने का भोजन देता है। कहाँ से मिलता है, इकोसिस्टम से मिलता है। भोजन कहाँ से आता है, इसी एबायोटिक और बायोटिक इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन से आता है। और इंटरेक्शन में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग, हरे पौधे से लेकर के जो है बहुत सारे जीवधारी इन्वॉल्व हैं, तब आप भोजन पा रहे हैं। तो जो भोजन दे रहा है उसी को मारने पे लगे हैं आप लोग। इसके अलावा हमें क्या शेल्टर दे रहा है, घर दे रहा है, बिल्डिंग मटेरियल देख रहा है, कौन दे रहा है, ये हमें इकोसिस्टम दे रहा है। इसके अलावा जो है एयर वाटर का प्यूरिफाई कर रहा है। जो भी जल चक्र है, जल चक्र के द्वारा जो है खारा पानी जो है शुद्ध पानी में बदल जा रहा है। और ये पानी क्या हो रहा है, सबसे पहले भाप बन गया, भाप बनने के बाद ये ठंडा हुआ, कंडेंसेशन की प्रोसेस हुआ, वेपराइजेशन हुआ, वेपराइजेशन के बाद कंडेंसेशन हुआ और पानी फिर से पृथ्वी की सतह पे आया। और पृथ्वी की सतह से जो छन के जो है पृथ्वी के अंदर ग्राउंड में क्या हो गया, स्टोर हो गया। वाटर क्या हो गया, प्योरीफाई कर हो गया। आप कितने प्योरीफायर लगवाएंगे, कितनी विद्युत बना लेंगे। तो नेचर हमें मुफ्त में दे रही है। आपकी हवा को कौन शुद्ध कर रहा है, नेचर शुद्ध कर रही है, बिना पैसे, मुफ्त। जो निःशुल्क है वही सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है आपको हवा शुद्ध कौन करके दे रहे हैं, पेड़ दे रहे हैं। कार्बन का सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग भोजन बनाने में कर दिया जा रहा है। उसकी सहायता से जो है क्या बन जा रहा है, आपका कार्बोहाइड्रेट बन जा रहा है छात्रों। अगर इसके बाद भी देखें तो डिटॉक्सिफिकेशन और डिकम्पोजिशन जो वेस्टेज हम करते हैं, वेस्टेज क्या है, जो मानव के उपयोग में नहीं आता है वही वेस्टेज है। और यही वेस्टेज क्या है, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इज वेस्ट। वेस्ट क्या है, जिनका हम उपयोग नहीं कर पाए, ठीक है, और वही क्या बन गए, वेस्ट बन गए। फिर उसको चाहे आप जो भी डिफिनेशन दो, अनडिजायरेबल चेंजेस इन एनवायरनमेंट इज नोन एज पॉल्यूशन। तो अनडिजायरेबल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने पॉपुलेशन को किल कर दिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्टेबलाइजेशन करना किसी भी इकोसिस्टम, किसी भी इकोलॉजी को, या मॉडर्नाइजेशन करना भी किसके हक बात है, इकोसिस्टम के बस की बात है। कल्चर और एस्थेटिक बेनिफिट्स भी हमें इकोसिस्टम से मिलते हैं। जो भी एनर्जी के साइकिल हैं वो सब इकोसिस्टम में चलते रहते हैं। ये फोटो आप इसकी ले सकते हो, क्या क्या चीज़ें हमें इकोसिस्टम से मिलती हैं। अब आगे छात्रों चलते हैं। तो इकोसिस्टम के बाद जो है एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होती है। कार्बन फुटप्रिंट भी पूछा जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की। कार्बन फुटप्रिंट की बात जो है हम कार्बन साइकिल के टाइम में करेंगे। तो ये एक मेजरमेंट है कि ह्यूमन डिमांड ऑन द अर्थ इकोसिस्टम, ह्यूमन जो है अर्थ इकोसिस्टम से क्या डिमांड करता है उसका मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी मानव के लिए जो है, किसी भी मानव के लिए जो है इकोसिस्टम की जो बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया नीडेड है, किस लिए हमें चाहिए बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया, उत्पादित एरिया, इसे क्या कहेंगे, जैविक उत्पादक एरिया। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स हमें कंज्यूम करने हैं, खाना खाना है, लकड़ी ढूंढ के हमें फर्नीचर बनवाना है। तो ये डिमांड हम किससे करेंगे, पैसे की डिमांड मम्मी पापा से करते हैं। ये डिमांड कौन देगा, आपके पिताजी, यानी कि इकोसिस्टम, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, इकोसिस्टम में है। तो इकोसिस्टम से कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, अर्थ का जो इकोसिस्टम है ह्यूमन उससे क्या करता है, डिमांड करता है, चाहे वेस्ट को एसिमिलेट करना हो, चाहे रिसोर्स को कंज्यूम करना हो। फिर जो है आज अगर देखेंगे तो ह्यूमैनिटी जो है, मानव जो है, उसका इकोलॉजिकल सर्विस इंडेक्स जो है 1.8 टाइम्स मोर है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अर्थ जितना प्रोड्यूस करती है,
अर्थ जितना क्या करती है, रिसोर्स प्रोड्यूस करती है, उसका 1.8 गुना किसको चाहिए, मानव को चाहिए। अब मामला घाटे में चला गया, अर्थ ने रुपए बनाए 10 और आपको चाहिए कितने, 18। तो 18 जो रुपए हैं वो क्या हो गए, 8 रुपए उसमें क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। तो सस्टेनेबिलिटी जो अर्थ की है, जो इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी है, वो क्रेडिट में चली गई, यानी आपको कर्जा हो गया। तो कर्जा अगर लेते रहोगे धीरे धीरे क्या होगा, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आपको मान लो 500 रुपये मिल रहे हैं घर से खर्चा करने के लिए, और आपने उसमें से जो है 1000 रुपये खर्च कर दिए, तो 500 रुपये आप घाटे में पहुंच गए। अगली बार फिर से 500 मिलाओ, जीरो हो गया। तो आप धीरे धीरे क्या होते हैं, घाटे में दबते हुए चले जाते हैं। तो अगर अभी देखोगे 4-5 साल पहले, 3 साल पहले 1.5 गुना होता था अर्थ का जो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट था, आज 1.8 टाइम्स हो गया है। इसकी कोई बात नहीं होती है, जबकि ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। दुनिया बायोक्रेसी की बात क्यों कर रही है, इसीलिए कर रही है, हम डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है छात्रों, और अपने जो सोशल वैल्यू है, मोरल वैल्यू है, उनको थोड़ा बढ़ाने हैं। तो अगर देखें तो ग्रेजिंग लैंड है, क्रॉप लैंड है, फॉरेस्ट एरिया है, फिशिंग ग्राउंड्स हैं या बिल्टअप लैंड है, ये सभी जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से क्या है, संबंधित हैं। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की जो यूनिट होगी उसको बोलते हैं ग्लोबल हेक्टेयर, GHA। कभी पूछ ले कि इसकी यूनिट क्या है, ग्लोबल हेक्टेयर है। तो एवरेज जो है कितना है, 2.6 ग्लोबल हेक्टेयर जो है इस समय एवरेज पर पोर्शन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। अर्थ कितना बना पा रही है, केवल 1.5 GHA बना पा रही है, ठीक है। ऐसे ही 2025 में जो है एक दिन मनाया गया, कब मनाया गया ये दिन, जुलाई 24 को। जुलाई 24 को वर्ष में एक दिन मनाया गया कि इस दिन के बाद अब जितने भी दिन हैं वो हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता रहेगा। यानी नेचर उसे बना नहीं पाई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। जो हजारों लाखों साल से सॉइल बनी, जो जंगल बने, जो फॉसिल फ्यूल्स बने, उनको हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे उनका अतिदोहन हो गया। अतिदोहन होने के बाद उनका एक्सटिंक्शन का क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है। तो सेम यही है, अब आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट समझ गए, यानी मानव की जो आवश्यकता है, जो मानव ने अपनी आशा लगा रखी है इकोसिस्टम से कि हमें इतना चाहिए, उसे इकोसिस्टम को भी बनाना है। और इकोसिस्टम जितना बनाता है उसके 1.8 गुने जो है उसकी नीड है। आपके पापा 10,000 कमाते हैं, आप 18,000 रुपये मांग रहे हैं हमसे, ये वाली बात हुई। तो जो आपके पापा ने बचत कर रखी है वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यानी सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी या घटेगी, सिंपल सी बात है, घटेगी। नेक्स्ट चलते हैं, इकोटोन की बात आती है। अब इकोटोन किसे कहते हैं, इकोटोन एक प्रकार का जंक्शन है किसी भी दो इकोसिस्टम के बीच। अगर 2 या 2 से अधिक इकोसिस्टम है, मान लो 2 से या 2 से अधिक क्या इकोसिस्टम के भी हमने टाइप पढ़े, चाहे आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, चाहे आपका जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, या इससे अधिक कोई भी इकोसिस्टम्स हैं, उनके बीच का जो जंक्शन होता है, जंक्शन जानते हो ना, कभी कभी ट्रेन पे बैठने जाते हो कि कहते हो कि हम इस जंक्शन पे रुके, ठीक है। तो जंक्शन से जो है 2-3 और जो है ट्रेनें जाती रहती हैं, या 4 जगह जा सकते हैं, कब मिनिमम 3 जगह तो जानी ही चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, जंक्शन बनेगा, ठीक है। तो एक प्रकार का ये जंक्शन है जो जोड़ता है किन्हीं 2 इकोसिस्टम को। एक यहाँ इकोसिस्टम आ गया, एक यहाँ इकोसिस्टम ए और इकोसिस्टम बी, इकोसिस्टम सी, सब यहीं पे क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो मैराइन और टेरेस्ट्रियल को जोड़ते हैं। मैनग्रोव कहाँ पे होते हैं, समुद्र के किनारे, मैराइन के किनारे हैं, और फॉरेस्ट कहाँ पे है, टेरेस्ट्रियल में है। इन दोनों को जो जुड़ के बनेगा फॉरेस्ट वो बोलेगा मैनग्रोव फॉरेस्ट। ग्रास लैंड हो गए, येसुरीज हो गई, रिवर बैंक्स हो गए, ये सभी क्या कहलाते हैं, इकोटोन कहलाते हैं, ठीक है। ये जो है नैरो होते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर वाइड भी थोड़े से हो सकते हैं। ये एक प्रकार की इंटरमीडिएट कंडीशन है किन्हीं 2 इकोसिस्टम या 2 से अधिक इकोसिस्टम के बीच की, यानी इसको जोन ऑफ टेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इकोटोन इज द जोन ऑफ टेंशन बिटवीन 2 इकोसिस्टम्स, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे तो एक और मान लो यहाँ इस इकोसिस्टम में जो है मेढक ज़्यादा थे, फ्रॉग ज़्यादा थे, और इस वाले इकोसिस्टम में जो है क्या ज़्यादा थे, पीकॉक ज़्यादा थे। अब इन दोनों इकोसिस्टम में मिला तो जब इधर जाते हैं तो पीकॉक कम हो जाते हैं, इधर जाने पे फ्रॉग कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे डाइवर्सिटी एक जगह की दूसरे जगह की डाइवर्सिटी से कम हो जाती है। संख्यात्मक रूप से अगर मछली ज़्यादा पाई जा रही है किसी भी वाटर इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल में मछली कम पाई जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो इकोसिस्टम जो है उसके जो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, इकोटोन, इस चीज़ों को बताती है।
एज इफेक्ट भी होता है। एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कभी कभी जो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी स्पेसीज की जो है वो ज़्यादा हो जाती है इकोटोन पर, जो दोनों कम्युनिटी हैं, अगर जो जहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो जीवधारी होंगे उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसको एज इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एज स्पेसीज क्या होती हैं, एज स्पेसीज जो ऑर्गेनिज्म डेट अगर प्राइमरली और मोस्ट एबिलिटी इन द इकोटोन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पॉपुलेशन इकोटोन पे ज़्यादा बढ़ जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, एज स्पेसीज के नाम से जाना जाता है। तो इकोटोन जो है किसी भी दो इकोसिस्टम या दो से अधिक इकोसिस्टम को जोड़ने वाला क्या होता है, जंक्शन होता है। आशा है आप इसको समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा हम चलते हैं, अब जो है यहाँ पे क्या आ गया, नाइस आ गया। नाइस क्या होता है, हमने आपको बताया थे कि द यूनिक फंक्शन रोल और प्लेस ऑफ ए स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, किसी एक इकोसिस्टम में किसी प्रजाति का जो है जो रोल है, यूनिक फंक्शनल रोल है, उसको हम क्या कहते हैं, नाइसी करते हैं, नाइस कहते हैं। यानी व्यक्त करता क्या है, या ऑर्गेनिज्म जो करता है तरह तरह से एक जो है इकोसिस्टम के अंदर व्यक्त क्या क्या क्रियाकलाप करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाइस कहते हैं। ठीक है, सोता है, उठता है, खेलता है, कूदता है, खाना खाता है, दैट इज नाइस। तो नाइस में कोई दो स्पेसीज हैं तो उनके अलग अलग नाइस होंगे, एक जैसे आइडेंटिकल नहीं होंगे, इसीलिए क्या है वो अलग अलग स्पेसीज हैं। भाई उनमें डाइवर्सिटी है तभी तो स्पेसीज अलग अलग बने, अगर डाइवर्सिटी उनमें नहीं होती तो स्पेसीज अलग बनाने की क्या ज़रूरत थी, आपको परेशान करने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसे जो है क्या बोलते हैं, स्पेसीज जो अलग अलग जिनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है उनके नाइस भी अलग अलग होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो है नाइस, आप जो है किसी भी कंजर्वेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर कंजर्व करना है, संरक्षित करना है, तो उसके लिए नाइस का अध्ययन करना क्या होता है, आपके लिए जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि पता चल जाता है कि व्यक्ति को कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं। भारत में जैसे चीते लाए जा रहे हैं तो चीतों के पहले नाइस को समझना चाहिए था, नीच भी कभी कभी से बोलते हैं। तो उसको समझने से, जैसे आपको समझना है, आपको पता है कि आपके घर में जब आप जाते हो तो आपके पसंद के खाने बनते हैं, लड्डू बनते हैं, जो भी आपको पसंद है XYZ, आपके फ्रेंड्स भी आपको वही खिलाते हैं क्योंकि आपको कंजर्व करना चाहते हैं एक बेटे के रूप में, एक दोस्त के रूप में। तो उसी तरीके से अगर किसी भी स्पीसीज को हमें कंजर्व करना है तो पता होना चाहिए इसकी एक्टिविटी क्या है। अगर किसी को मोबाइल पसंद है, रील देखना, तो उसे रील दिखा रहा है। हाँ, तो सेम ऐसे ही जो है ये जो है नीस की जो है कॉन्सेप्ट है। तो कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पे, हैबिटेट नाइस हो सकता है, जहाँ पे रहते हैं उसको जान क्या करते हैं, हैबिटेट नाइस। फूड नाइस, क्या खाते हैं, ठीक है, क्या डिकम्पोज स्पीसीज। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव नाइस, जहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने समान दूसरी संतान की उत्पन्न करते हैं, उन्हें रिप्रोडक्टिव नाइस बोलते हैं। फिजिकल और केमिकल नाइस, यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लैंडस्केप कैसा चाहिए, इस प्रकार के नाइस को क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम बायोम के बारे में जाएंगे। अब एक जो अगला जो है स्टेप आ गया बायोम। बायोम किससे मिलकर बना है, इकोसिस्टम से मिलकर बायोम बना होता है। तो बायोम एक प्रकार का लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसमें बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिले हुए होते हैं। यहाँ पे एक प्रकार का क्या होगा, स्पेसिफिक क्लाइमेट पाया जाएगा, विशिष्ट प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। जलवायु क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। वेदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, फ्लोरा और फाउना दोनों होंगे। यानी फ्लोरा का मतलब क्या हो गया, वेजिटेशन होगा, और फाउना का मतलब क्या होगा, एनिमल्स होंगे। किसी एक अंदर जो है यूनिक जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन में, जहाँ एबायोटिक कंडीशंस भी होंगी, उसी के हिसाब से जो है वो इन्वायरमेंट बना होगा। इसीलिए आप देखे होंगे नेचर ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जहाँ के जैसे लोग होते हैं वहाँ खाने की चीज़ें भी वैसी होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति या जीव हुआ है वहाँ पे पैदा, तो उनको उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उन चीज़ों से जो है क्या कर लेते हैं लोग, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। तो अगर आप चरक संहिता में जो है पढ़ोगे तो सबसे पहले लिखा गया है कि व्यक्ति जो है बीमार क्यों होता है, क्योंकि जो है उसका बैलेंस इन्वायरमेंट से गड़बड़ हो जाता है। तापमान उस पर असर डालता है, ह्यूमिडिटी असर डालती है, एल्टीट्यूड उस पर क्या करता है, असर डालता है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी औषधियाँ हैं, वो हम पौधों से क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे में उन चीज़ों की कमी हो गई है। वो पौधों में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, उस कमी को दूर करके हमें जो है क्या कर देते हैं, निरोग कर देते हैं, जो हमारे एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको ठीक कर देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे दो नाइस एक नहीं हो सकती, उसी तरीके से दो बायोम जो हैं अलग अलग
एक जैसे नहीं हो सकते हैं, सभी बायोम अलग अलग होंगे। बहुत सारे इकोसिस्टम है लेकिन अलग अलग बायोम होते हैं। अब यहाँ पे बायोम अगर देखा जाए तो पोलर बायोम हो सकता है, टुंड्रा बायोम हो सकता है, बोरियल फॉरेस्ट हो सकते हैं, वार्म डिजर्ट्स हो सकता है, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड आपस में मिलकर बायोम बना सकते हैं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट बना सकते हैं, वार्म और कूल फॉरेस्ट हो सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग बायोम हो सकते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फाउना स्पेसीज। ऐसे बायोम को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। छात्रों अगर नेक्स्ट में देखें तो बायोस्फीयर आता है, हमारा लास्ट आज का पार्ट है कि बायोस्फीयर जो है क्या होता है। तो जब बहुत सारे बायोम आपस में मिल जाते हैं तो बायोस्फीयर बन जाता है। बायोस्फीयर जो है क्या होता है, वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, जहाँ पे जिंदगी क्या हो सकती है, एग्जिस्ट हो जाती है, पाई जाती है, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो गया इसका जैव तंत्र। तो जैव तंत्र में जीवन है, और ये जीवन जो है किससे बन के मिला है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ये तीनों चीजें मिलके जो है क्या बनाती हैं, जीवन बनाती हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर की अलग अलग आप देखोगे लेयर्स होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि जो है कौन सी लेयर कब, ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ है, वो जोन कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल कहाँ पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी का स्फीयर, और लिथोस्फीयर यानी कि सॉइल का स्फीयर। ये तीनों मिलकर ही जीवन आपको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाईली इंटीग्रेशन और इंटरेक्टिंग जोन होता है बायोस्फीयर। यहाँ पे बहुत सारा इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी जो है इकोसिस्टम के बीच कंपटीशन चलता रहता है, बहुत सारे जो है अगर देखोगे बायोम के बीच कंपटीशन चलता रहता है। यानी बहुत ही ये हाईली इंटीग्रेटेड जो है और इंटरेक्टिंग जोन होता है। कौन किससे मिलके बना होता है, अगर आपसे पूछा जाए बायोस्फीयर किससे मिलके बना होता है तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर से मिलके बना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इकोस्फीयर के नाम से भी हम जानते हैं। बायोस्फीयर और इकोस्फीयर दोनों एक ही चीज हैं, और साथ साथ जोन ऑफ लाइफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बायोस्फीयर जो है रिलेटिवली थिन लेयर होती है अर्थ सरफेस की, बहुत ही थिन लेयर। अर्थ सरफेस में बायोस्फीयर बहुत थिन होता है, जैसे एक जो है सेब के ऊपर छिलका होता है, उसी तरीके से जो है बायोस्फीयर होता है। वेयर, अब आप पता करो कि कहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइफ जो है यहाँ पे देखोगे तो 200 मीटर बिलो द ओशियन सरफेस, ओशियन सरफेस के 200 मीटर नीचे चले जाओ और 6000 मीटर एबव सी लेवल तक अगर जाओगे वहाँ पे आपको लाइफ यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इसके ऊपर नीचे भी थोड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग है। तो एक्सट्रीम पोल्स हैं, हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, डीपेस्ट ओशियन है, वहाँ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे लाइफ नहीं मिलेगी। मान लो पोल पे पहुँच गए 90 डिग्री आप इक्वेटर से ऊपर, तो वहाँ पे आपको लाइफ मिलने वाली नहीं। बहुत ज़्यादा माउंटेन अगर ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, प्रेशर बढ़ने लगता है। तो कभी कभी पहाड़ों पे चढ़ो ना, कान से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन यूनिफॉर्म होगा, कहीं पे जंगल पाया जा रहा है, कहीं पे जो पशु पाए जा रहे हैं, कहीं पे मनुष्य पा रहे हैं, और मनुष्यों ने तो पूरा और गड़बड़ कर दिया है। इधर उधर बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी ही नहीं हो पा रही हैं। हमें फास्ट ट्रैक रोड्स चाहिए, हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, इसके लिए हम पूरे जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, और ये इकोसिस्टम कहीं ना कहीं हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए छात्रों ये इन्वायरमेंट का पहला लेक्चर था, एक ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, इकोलॉजी किसने दिया, पर्यावरण का भी, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बायोटिक एबायोटिक में प्रोड्यूसर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस क्या होते हैं, या आपके जो कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में उनका नाम पूछ लिया गया, या इनकी सीधे सीधे डेफिनेशंस ही पूछ ली गई। या नीशी क्या होती है, नाइस जिसको बोलते हैं वो क्या होती है। इसके अलावा ऐसे ही क्वेश्चन आपको आसान से पूछ लेंगे, किस जो है इकोसिस्टम की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किस में पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, कौन सा सबसे बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमने आपको बता रखी हैं पीछे, वही क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। और डीडीए में तो इनसे ज़्यादा मतलब नहीं है। अभी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से जो है हमें अच्छी चीज़ें होनी पता चलेंगी। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मिसलेनियस हैं, उनको भी हम आप पढ़ा देंगे, और कुछ टॉपिक जो डायरेक्टली दिए गए हैं। पहला टॉपिक यही दिया गया था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जानने से पहले हमें इन चीज़ों को जानने की भी क्या थी, आवश्यकता थी। इसकी कुछ जो है जल्दी ही हम आपको दे देंगे, और उसको आप लोग लगा लेना ग्रुप में।
तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी रात्रि मंगलमय हो।